नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियोज से। सन 2020 जो कि लगभग 15 दिन पहले आपको खत्म होता हुआ दिखा, आपने बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखे ज़िंदगी में भी और फंड मैनेजमेंट की दुनिया में भी, और ख़ासकर इक्विटी बाज़ारों में। यहाँ पर आपने निफ्टी को गोता लगाते हुए देखा। मार्च के महीने में हमने जनवरी में लगभग 12,000 का लेवल निफ्टी पे देखा था। ये कोविड के दौरान 7,700 तक गया और अब आप देख रहे हैं कि एक रिकॉर्ड हाई आपको वापस बाजार में लगता हुआ दिख रहा है। तो ये उतार चढ़ाव जो आप बाजार में देख रहे हैं, ये ज़िंदगी में भी होते हैं, लेकिन इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पार पाने के लिए हम लोग निवेश करते हैं इक्विटी फंड्स में या बॉन्ड फंड्स में, जहां आपको ये रिस्क और ये वॉलेटिलिटी है वो आपको कटती हुई दिखती है अगर आप रोज़ हर महीने बिल्कुल सही तरीके से निवेश करें और बाजार के लेवल्स पर ध्यान न दें। आपको दिखाते हैं श्री मुकुंद कुलकर्णी साहब का एक पोर्टफोलियो जो हमने पिछले साल बनाया था। आप एक रिटायर्ड इंडिविजुअल हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जीवन व्यवस्था चला रहे हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स आपने अपने पोर्टफोलियो में लगा रखे हैं। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। ये मुकुंद कुलकर्णी साहब हैं, आप रिटायर हैं और एक अच्छा कॉर्पस आपने जमा किया अपनी ज़िंदगी में जब आप प्रोफेशनली एम्प्लॉयड थे। उस पोर्टफोलियो को हम लोगों ने निवेश किया 5-5 लाख रुपए के हिसाब से 4 फंड्स में जो आपके सामने हैं। SBI मैग्नम गिल्ड, HDFC बैंकिंग और PSU डेट फंड, ICICI प्रू कोऑपरेट बॉन्ड फंड और यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। आपके सामने रिटर्न्स सबसे राइट कॉर्नर में है। ओवरऑल रिटर्न्स आपके सामने लगभग 11% हैं और ये रिटर्न्स 1 साल के हैं, यानी कि इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से निवेश किया। और ये तब हाल है जब आपने लगभग 51,000 प्रॉफिट निकाला है स्नैप SBI मैग्नम गिल्ड फंड से, 45,000 रुपये विड्रॉ किए हैं HDFC बैंकिंग फंड से, 45,000 रिपोर्ट आपने विड्रॉ किए हैं ICICI प्रू कोऑपरेट बॉन्ड फंड से, और यूनियन बैलेंस फंड से आपने सिस्टमैटिकली विड्रॉ किए हैं लगभग 76,368। तो ये आपके हिसाब से एक बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो है और रिटर्न्स देखते ही बनते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही 3 और पोर्टफोलियोज़ हैं जो हम मैनेज कर रहे हैं कई और एज ग्रुप्स के लिए, लेकिन जो रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ये पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार है। आप ये मान के चलिए कि जो निवेश हुआ है वहाँ पर आपने सिस्टमैटिकली ये पैसा विड्रॉ किया है और उस वजह से बहुत शानदार आप अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। चलिए, ये तो एक था पोर्टफोलियो, लेकिन आज आपको अपने मेहमान से मिलाते हैं। हमारे साथ जाने माने फंड मैनेजर जुड़ रहे हैं, श्री अनीश तवकले साहब। आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को मैनेज करते हैं। तवकले साहब, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, चलिए थोड़ी चर्चा ज़रा आपके फ़ंड के बारे में कर लेते हैं। अपने दर्शकों को बताएं कि आप क्या शानदार तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं। बहुत ही जाना माना फ़ंड है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। भारत के टॉप 50 फंड्स में से इसका शुमार है, 7वें पायदान पर आता है। अगर आप एसेट्स देखें तो 24,365 करोड़ मैनेज करते हैं अनीश तवकले साहब। तवकले साहब ने IIM से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और IIT से आप मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। जाने मानी हस्ती हैं, बहुत समय से फंड मैनेजमेंट में जुड़े हुए हैं और इससे पहले आप इक्विटी रिसर्च में बार्कलेस के साथ और क्रेडिट स्विस के साथ काम करते थे। वापस आते हैं ICICI प्रू ब्लू चिप फंड पे। ये लगभग 13 साल पुराना फंड है, ऑलमोस्ट 12 साल, और एनुअली अगर आप देखें तो लगभग 14.2% रिटर्न आपने सालाना कमाया है इस फंड में। एक बहुत ही खास बात है, जो लोग ये मान के चलते हैं कि उनके पास पैसा कम है वो भी इस फंड में बहुत अच्छी तरीके से निवेश कर सकते हैं। इस फंड की नेट एसेट वैल्यू है लगभग 57 रुपये और मात्र 100 रुपये में, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 100 रुपये है और आप महीने का SIP भी 100 रुपये का कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ख़ास बात है, बहुत ही छोटे अमाउंट में आप शानदार रिटर्न कमा सकते हैं। बाकी सारे डिटेल्स जो हैं वो फंड के आपके साथ जुड़ते हुए दिखेंगे स्क्रीन पर। लेकिन अब अनीश तवकले साहब से बात करते हैं। अनीश जी, स्वागत है आपका। बहुत ही शानदार फंड आप चलाते हैं, बहुत बड़ा फंड है, 24,000 करोड़ से ज़्यादा आपने निवेश किया है और ICICI प्रू में ये दूसरे पायदान पर आता है। आपसे एक थोड़ा सा बड़ा फंड है ICICI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जहां पर 26,000 करोड़ रुपए
मैनेज किए जाते हैं। बताइए कैसा रहा सन 2020? क्या आपकी ऐसी एक या दो लर्निंग्स थी जो आपको बाजार ने सिखाई और वो आगे आने वाले समय में आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे इस फंड को मैनेज करने में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इतना जबरदस्त गिराव और इतनी जल्दी रिकवरी जी। शायद मार्केट्स में कभी हुई नहीं ग्लोबली, तो सारी दुनिया में, राइट। अगर आप जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसका उदाहरण लें तो मार्केट बहुत गिरा था और उसको रिकवर करने में अच्छा खासा टाइम लगा था, राइट। 2-2.5 साल लगे थे और फाइनेंशियल सिस्टम में काफी दिक्कत आई थी। इस बारी जो ये हुआ कि बहुत जोर से मार्केट गिरा और उतनी ही जल्दी रिकवर भी हो गया। ये पहली बात थी। तो इससे ये एक तो ये लर्निंग हुई कि हर साइकिल डिफरेंट होती है, राइट। ये नहीं सोच सकते कि जिस तरह से पिछली बारी हुआ था उसी तरह से इस बारी होगा। ऑलमोस्ट हर बारी आपको अभी की परिस्थितियां सोच के आगे सोचना पड़ेगा, राइट। ये नहीं सोच सकते कि ऐसे पहले था तो इस बारी भी ऐसे ही होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और दूसरी बात ये थी कि ऑब्वियसली रिकवरी क्यों आई, तो ये देखिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स, दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स, सारी गवर्नमेंट्स ने इतना स्टिमुलस दिया, तो जिससे इतना बड़ा जो सदमा था ग्लोबल इकोनॉमी को कोविड की वजह से, वो भी मैनेज हो गया रिलेटिवली। लोगों को तकलीफ तो हुई, लोगों की आमदनी में भी फर्क पड़ा, बट ये नहीं हुआ कि दुनिया के बैंक्स फेल हो गए या बिल्कुल सिस्टम ब्लॉक ही हो गया हो। वो बहुत अच्छा रहा इस साल। चलिए, तो दो ये ऐसी आपने सीख ली जो आपको सन 2021 से आगे फ़ायदा पहुंचाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी थी मेरे ख्याल से। आपने मार्च में बड़ी ज़बरदस्त गिरावट देखी और अप्रैल में बाजार बिल्कुल वापस ऊपर की तरफ घूमता हुआ दिखा और तेज़ी देखते ही बनी अगले 6 महीने, और अब भी बहुत शानदार आपको रिटर्न्स आते हुए दिख रहे हैं। तवक्कुल साहब, सबसे अहम सवाल अब हमारे सामने है आगे आने वाला बजट। लगभग 2 हफ्ते रह चुके हैं। बताइए कौन सी ऐसी 2 या 3 अहम चीज़ें हैं जो आप देखना चाहते हैं इस बजट स्पीच में जो फरवरी 1 को श्रीमती निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेंगी? देखिए, मेरा ये विचार है कि अभी भी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, राइट। और इस रिकवरी को स्ट्रेंथन करने के लिए अभी भी गवर्नमेंट का सपोर्ट और स्टिमुलस की जरूरत है, राइट। तो ताकि ये रिकवरी और मजबूत हो, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग रखनी पड़ेगी, राइट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बिना अभी ये रिकवरी कुड स्लो डाउन, हल्की हो सकती है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी को कट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर्टिकुलरली अगर इसको कैपिटल स्पेंडिंग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में या इसमें लगा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, अगर पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है, राइट, स्ट्रेटेजिक सेल की बात हो रही है, वो हो तो वो भी अच्छा रहेगा। और तीसरा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, बैंक्स का, बैंकिंग सिस्टम का तो योगदान रिकवरी में बहुत ही जरूरी है, राइट। बिना लोन, अगर इकोनॉमी में लोन नहीं मिलेंगे तो रिकवरी मजबूत नहीं हो सकती। तो बैंकिंग सिस्टम को कैपिटल भी मिलना चाहिए। तो ये 3 चीजें मैं कहूंगा इस वक्त जरूरी है। चलिए, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर ध्यान दे रहे हैं तवक्कुल साहब, क्या उसका लेवल आपको आता हुआ दिख रहा है? सरकारी सपोर्ट पीएसयू बैंकिंग सेक्टर को कितना मिलेगा, वो उनकी अहम नज़र है उस पर, और ख़ासकर जो स्टिमुलस प्लान्स आ रहे हैं सरकार का, उस पर भी वो अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं। अनीश जी, ये बताइए, डिसइन्वेस्टमेंट जो एक बहुत ही अभिन्न और अहम अंग माना जाता है बजट का, आपका व्यक्तिगत क्या टारगेट होगा कि सरकार कितना पैसा सरकारी एसेट्स बेच के उठाने की चेष्टा करेगी अगले फाइनेंशियल ईयर में? देखिए, टारगेट तो आई मीन कई बारी होता है और मिस हो जाता है। एक्चुअली डिसइन्वेस्टमेंट मैं इसलिए नहीं कहता कि सिर्फ उससे पैसा आता है, राइट। डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए भी जरूरी है, अगर स्ट्रेटेजिक सेल पर्टिकुलरली, कि प्राइवेट सेक्टर में जाके कंपनी
की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, और इकोनॉमी में जब कंपनीज की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है तो सबको लाभ होता है, राइट। तो वो मैं डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उससे पैसा आ जाएगा सिर्फ, राइट। अगर ये इतना सारा कैपिटल है, इतने इस्टेब्लिश्ड यूनिट्स हैं, अगर आप मेटल सेक्टर में देखें या ऑयल सेक्टर में देखें या किसी भी सेक्टर में देखें, इतना कैपिटल है, अगर उसको ज्यादा प्रोडक्टिवली यूटिलाइज हो सकता है, तो दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। नॉट के 50,000 करोड़ आ गया या एक बारी के लिए आ गया, ये क्योंकि वो तो एक बार ही आया, राइट। बट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट सदा के लिए होता है, तो वो ज्यादा जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट नॉट कि आप पैसा बहुत सारा रेज करें, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप बड़े यूनिट्स को प्राइवेटाइज करें और उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव। चलिए, ये तो 2-3 मैक्रो पिक्चर्स थी जिन पर पूरा बाजार फिलहाल ध्यान दे रहा है। अब शुरू करते हैं चर्चा तवक्ले साहब आपकी फंड की। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड लगभग 24,365 करोड़ मैनेज करता है और ये सन 2008 की पैदाइश है इस फंड की। 12 साल में आपने हर साल लगभग 14.2% ब्याज रिटर्न कमाया है। लगभग यूँ समझिए कि 60 स्टॉक्स में आपने ये पैसा निवेश किया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न्स आते हुए दिखे हैं। तवक्ले साहब, इंडिविजुअल फंड पर सवाल आपसे शुरू करते हैं। फार्मा स्पेस की तरफ जब मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था तो पहले 20 स्टॉक्स में एक भी मुझे फार्मा स्टॉक नहीं मिला, जबकि रैली जो देखने को बनती थी सन 2020 में वो फार्मा सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त थी। क्या आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं इस सेक्टर में, या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको पता है और हमें नहीं? नहीं, फार्मा देखिए अच्छा सेक्टर है और ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टॉक्स के थ्रू वो लाइक एक स्टॉक बड़ा स्टॉक हो, राइट। 4-5 स्टॉक करके भी पोर्टफोलियो बन सकता है। मैं इंडिविजुअल स्टॉक जो हमने मूव किए हैं वो मैं नहीं बात करूंगा, बट आप देखेंगे तो टोटल 2-3 स्टॉक हैं। देखिए, ब्लू चिप फंड ऐसा फंड है कि बेसिकली ये ब्रॉडली सेक्टर बहुत ज्यादा डिविएट नहीं करता है, राइट। तो इसमें फोकस होता है कि आप विद इन सेक्टर स्टॉक पिकिंग करें, राइट। तो सेक्टर ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका फार्मा का इंडेक्स में वेट 5 है तो इसमें 15 हो जाए, वो नहीं होगा, राइट। सेक्टर इसके जैसे इंडेक्स में जितना रिलेटिवली सेक्टर का वेट है लगभग उतना ही होगा, ज्यादा डिविएशन नहीं होगा उसमें। तो ये स्टॉक पिकिंग फंड है, ये सेक्टर स्क्यू का ज्यादा लेता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कि कभी आप देखें कि इसमें बड़ा सेक्टर इंडेक्स में है तो जीरो हो, वो नहीं होता है इसमें। बिल्कुल। तो आप देखिए 2-3-4 स्टॉक हमेशा फार्मा के रहे हैं, एंड वो स्टॉक्स हैव डन वेल। जी, चलिए और आपके फंड के बारे में चर्चा करते हैं। तवक्ले साहब, एक इंटरेस्टिंग बात यह है आप ओवरवेट हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, मुकाबले आपका जो इंडेक्स है जो इस फंड को ट्रैक करता है। गिने चुने सारे बैंक्स हैं आपके पास प्राइवेट स्पेस में, अगर आप टॉप 10 होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो वहाँ पर भी वो दिखेगा। कहीं कुछ स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस आपको दिखती हैं प्राइवेट सेक्टर स्पेस में, खासकर बैंकिंग में? मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, हम फाइनेंशियल सेक्टर में अंडरवेट हैं और विद इन दैट एक्चुअली बैंक्स में फाइनेंशियल सेक्टर को मैं 2 भागों में बांटता हूँ, लेंडर्स और नॉन लेंडर्स। नॉन लेंडर्स में जैसे इंश्योरेंस कंपनी आती है, राइट। कंपनीज में क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, राइट। उनका लेंडिंग एनपीए नहीं आते हैं। तो इंश्योरर्स में हमारा थोड़ा ओवरवेट है रहा है और लेंडर्स में अभी भी काफी अंडरवेट है। तो हमारा ये मानना था कि देखिए बैंकिंग सेक्टर में मेरी जो विचार है कि जो बड़े बैंक हैं, बैंकिंग सेक्टर में स्केल एडवांटेज होती है, राइट। बैंकिंग इज अ स्केल ड्रिवन बिजनेस। तो उसमें जो बड़े इस्टेब्लिश्ड बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर में, दे विल डू बेटर देन अदर बैंक्स। तो वी हैव हैड दैट, वो हमारा उसी तरफ झुकाव रहा है जिसमें जब स्टॉक सिलेक्शन किया है। बट ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में हमें पर्टिकुलरली रिटेल क्रेडिट में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारा व्यू है कि रिटेल क्रेडिट में अभी थोड़ी तकलीफ आ सकती है, तो हम रिटेल क्रेडिट पर्टिकुलरली में अंडरवेट रहे। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है। कम से कम यहाँ पर जो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आपने बैंकिंग सेक्टर में देखा है,
उस पर तवक्ले साहब राय दे रहे हैं। अनीश जी, बहुत ही शानदार मुनाफे, प्रॉफिट और गाइडेंस ग्रोथ आपको आता हुआ दिख रहा है आईटी सेक्टर में। जो टॉप 5 कंपनीज हैं वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हमने अर्निंग्स देखी हैं और ये सेक्टर भी आपको बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पर चलता हुआ दिख रहा है। आगे आने वाले समय में क्या ये सेक्टर आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है या यहाँ पर जो रिकॉर्ड प्राइसेस हैं उनकी वजह से आपको चिंता है? देखिए, चिंता नहीं है। आईटी सेक्टर इसमें 2-3 आईटी सेक्टर कंपनीज की अच्छी बातें हैं, राइट। एक तो ग्रोथ उनकी इतनी वॉलेटाइल नहीं होती है, राइट। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, राइट। तो जैसे अगर आप उनका आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल देखें तो वो बहुत अच्छा होता है। और तीसरा, ज्यादातर कंपनीज अच्छे डिविडेंड देती हैं और पैसा शेयर होल्डर्स को वापस कर देती हैं, राइट। तो इसमें आईटी सेक्टर में घबराहट जैसी तो वर्ड यूज करना कभी मैं ठीक नहीं कहूंगा। बट हाँ, अभी मल्टीपल्स काफी हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं मतलब। और अगर आप स्टॉक का चार्ट देखें तो चार्ट यही बताता है कि मार्केट को भी ये पता है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो मुझे ये नहीं लगता कि परफॉर्मेंस डिसअपॉइंट करेगी बहुत ज्यादा। बट हाँ, मतलब अगर वैसे सोचा जाए तो मार्केट को ये पता है कि इनके नंबर, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनके नंबर अच्छे आएंगे। तो मतलब आईटी सेक्टर में इस वक्त मैं बहुत ना तो ज्यादा पॉजिटिव बोलूंगा ना कोई बहुत नेगेटिव बोलूंगा। इस साल इसलिए बहुत अच्छा रहा बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी बहुत जल्दी रिकवर की, और जैसे ही वर्क फ्रॉम होम वगैरह ये सब चीजें हो रही थी ग्लोबल इकोनॉमी में, तो आईटी की डिमांड ज्यादा थी और इससे ऑब्वियसली आईटी कंपनीज को फायदा हुआ। तो बट द कंपनीज, ज्यादातर सारी कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, यूनिक कैपेबिलिटीज हैं, और इनका दे आर ग्लोबली कंपेटिटिव कंपनीज। सो दे विल कंटिन्यू टू, न्यूज में चला है। हमारा तो यही विचार है कि ये अच्छा करती रहेंगी।